हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट का। पेज नंबर 6.9 पे इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स मतलब हम अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स देख रहे हैं कि कौन कौन सी मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल है। पहला आता है ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट मतलब क्या? फार्मर्स का खुद का मार्केट होना। मतलब कैसे कि फार्मर्स जो है वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं अगर वो क्या करें। फार्मर्स जो है अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं अगर वो क्या करें, डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूमर को सेल करें। मतलब कि बीच में जो मिडिल मैन है उनको हटाकर डायरेक्टली फार्मर्स जो है फार्मर मार्केट के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करें, जिससे कि स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे चैनल्स का एग्जाम्पल भी है, जैसे अपनी मंडी पंजाब में है, जिसमें क्या कर रखा है, मिडिल मैन को हटाकर डायरेक्ट फार्मर्स ही कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं। वो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में। फिर हड़सपुर मंडी है पुणे में। रायतू बाज़ार है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर उजावा संडीज़ है, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मतलब क्या करना, फार्मर मार्केट ओरिजिनेट करना, ताकि क्या हो, डायरेक्टली फार्मर्स जो है वो कंज्यूमर को सेल कर सके, मिडिल मैन हट सके, ताकि अपने आप फार्मर्स को एक्स्ट्रा ज़्यादा इनकम मिल पाए। एक्स्ट्रा मतलब उनकी इनकम बढ़ पाए। नेक्स्ट है अलायंस विथ नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर क्या कर लिया जाए, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज जो स्पेशली फूड चेन्स, ठीक है, जो स्पेशली क्या बना रही है, फास्ट फूड्स वगैरह बनाती है, वो क्या करती है, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप ये चीज़ बनाओ, आप ये चीज़ प्रोड्यूस करो और हमको सेल करना। वो क्या करती है, दे इनकरेज द फार्मर्स टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स। वो इनकरेज करती है फार्मर्स को कि आप फार्म प्रोडक्ट्स बनाओ, जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह बनाओ, जैसे हम जिस क्वालिटी के बोल रहे हैं उस तरीके के आप ग्रो करो। बनाओ से मतलब ग्रो करो। उसके लिए वो क्या करती है, उन्हें सीड्स, जो भी उनको इनपुट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल करवा देती है और एक प्री डिसाइडेड प्राइस, पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लेती है कि इतनी प्राइस में आपको मुझे ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, वो सेल करना रहेंगे। इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, फार्मर्स की रिस्क कम हो जाती है कि क्या पता उनका बिकेगा सामान कि नहीं बिकेगा। प्राइस रिस्क भी, क्या पता बाद में उनको इतनी प्राइस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज़ क्या करती है, डायरेक्टली फार्मर्स से ही अलायंस कर लेती है कि आप हमको वेजिटेबल सेल करना, बिकॉज दे नीड दोज वेजिटेबल्स इन द फास्ट फूड चेन्स। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, फार्म प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना, बढ़ाना। आखिर ज़रूरत क्यों है इस डाइवर्सिफिकेशन की? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और हमारे यहाँ पे आज रूरल पीपल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रूरल पीपल, ज़्यादातर रूरल पीपल जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो होता है एक बहुत रिस्क होता है उसमें। थस बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि जो रिस्क है फार्मिंग पे वो कम हो सके और साथ साथ में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल पाए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब क्या, कि एटलीस्ट उनके पास इतना भी रिस्क ना हो कि वो अपनी लाइफ भी प्रॉपरली ना चला पाए। एटलीस्ट उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल पाए। नाउ अगर डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादातर खरीफ सीज़न में ही होती है, राइट। तो रबी सीज़न में फार्मर्स जो हैं वो लोग फ्री रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, उस केस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि उन्हें एक सप्लीमेंट्री मतलब एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाए, ताकि उनकी जो इनकम है वो बढ़ पाए। और साथ साथ में रूरल पीपल को पॉवर्टी और ट्रबल से बाहर निकालने का एक यही साधन है कि उसको क्या कर दिया जाए, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको डाइवर्सिफाई करा जाए, बढ़ा जाए। अब वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ना लगकर दूसरे एरिया में भी जॉब करें, स्पेशली तब जब वो फ्री हैं। ठीक है। स्पेशली इन रबी सीज़न व्हेन दे आर नॉट एबल टू गेट, जब उतना ज़्यादा सीज़न नहीं होता है तो वो क्या करें, कहीं और एक्स्ट्रा जगह काम करें या उसी फार्मिंग एक्टिविटी को बढ़ा लें, अदर क्रॉप्स ग्रो करें, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। नाउ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। राइट। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, तो या तो हम एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज़ या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं।
तो दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि हम अब सिंगल क्रॉप ग्रो करने की बजाय हम क्या ग्रो करें, मल्टीपल क्रॉपिंग ग्रो करें या मल्टी क्रॉप्स ग्रो करें। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक शिफ्ट करना क्रॉपिंग पैटर्न में, सिर्फ हमें फूड ग्रेन्स ना ग्रो कर कर अब हम कैश क्रॉप्स ग्रो करें। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको अगर मार्केट में सेल किया गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में वो सेल होंगे। बेसिकली यहाँ मेन एम ये है कि हम सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करें, हम मतलब फार्मर सिर्फ इतनी ही फार्मिंग ना करें कि सब्सिस्टेंस मतलब उनके जीने के लिए जितना चाहिए सिर्फ वही फार्मिंग ना करके अब वो कमर्शियल फार्मिंग भी करें, ऐसी फार्मिंग भी करें जिससे कि वो मार्केट में भी सेल कर सकें। फिर इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर जो है स्टिल आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही फार्मर्स कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उतना ही या वही चीज़ ग्रो कर रहे हैं जो कि उनके जीने के लिए ज़रूरी है। तो आज भी एग्रीकल्चर में ज़्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है। तो फार्मर्स जो है ज़्यादातर सीरियल्स को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। सीरियल्स मतलब विच आर यूज्ड इन ईटिंग, या जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो क्या करता है, फार्मर्स के ऊपर से जो डिपेंडेंस है उसको कम करता है। एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर कर वो क्या करता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, मोर देन 1 और 2 क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अगर हम ग्रो करेंगे तो एक क्रॉप में अगर प्रॉफिट नहीं भी हो पाया तो हो सकता है हम अगले क्रॉप में प्रॉफिट कमा लें। नेक्स्ट आता है, देयर इज़ अ नीड टू इनकरेज फार्मर्स टू टेक अप कल्टिवेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इट विल ऑल्सो रेज देयर इनकम। और बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स को इनकरेज किया जाए कि आप सिर्फ एक ही क्रॉप ना को ग्रो करके अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करो, जिससे कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब एज एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, एज हमको पता है कि एग्रीकल्चर जो है ओवर क्राउडेड है, मतलब बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम कई और अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें इन नॉन फार्म सेक्टर्स। इससे क्या होगा, उन्हें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है उसके सेवरल सेगमेंट्स होते हैं। कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायनामिक लिंकेज होते हैं। डायनामिक लिंकेज मतलब जिससे ग्रोथ अच्छा होगा, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज सेटअप कर ले, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप कर ले, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये सब कुछ। और एक होता है सब्सिस्टेंस जिसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, जैसे कैसे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता बट हम घर पे ही करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम पॉटरी, क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और ये सब कुछ हम क्या करते हैं, ये सब कुछ बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करें अदर देन फार्मिंग, ताकि हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, हमारा मतलब रूरल पीपल का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है उनको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिल पाए, एज वेल एज उनकी जो इनकम है, लेवल ऑफ इनकम है वो भी बढ़ पाए। नाउ हम पढ़ते हैं नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब नॉन फार्मिंग में कौन कौन से एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किस किस एरियाज़ में हम लोगों को नॉन फार्म एरियाज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर्स हैं, फिशरीज़ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, फार्म एनिमल्स की केयर करना, ब्रीडिंग, रियरिंग, ये सब कुछ करना, उनकी केयर करना। डेयरिंग में क्या आता है, ब्रीडिंग, राइजिंग और डेयरी एनिमल्स जो है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। हॉर्टिकल्चर में आता है कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स एक्सेट्रा। फिर फिशरीज़ में क्या आता है, तो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज़ को कैच करना, प्रोसेस करना, उनको सेल करना और सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सेल करना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है कि कंप्यूटर को यूज़ करना, टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करना, जिससे कि हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें।
नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री या अदर वर्ड्स में देखें हम तो बोलते हैं उसको लाइफ स्टॉक फार्मिंग की ऐसी एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम क्या मेन फोकस करते हैं, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, जिसमें फार्म एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाता है, रियर करवाया जाता है और उनकी केयर की जाती है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में कैटल्स, गॉट्स, फॉल्स मतलब डक, गूस, ये सब कुछ, ये सारे स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इंडिया जो है उसमें लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी इन इनकम प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन देता है फैमिली को बिना कोई फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब किए। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस देता है अराउंड 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को। इवन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन्स जो है वो भी इंक्लूड हो सकती है इस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। इंडिया में पोल्ट्री अकाउंट्स मतलब ये जो कैमल्स हैं, एसेज हैं, हाउसेस, पोनीज, म्यूल्स, ये सब अराउंड 58% एनिमल्स भी अवेलेबल है। तो मतलब क्या हुआ कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम एनिमल्स को ब्रीड, रियर और केयर कर हम उनसे अर्निंग कर सकते हैं, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प मतलब इन एनिमल्स की हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, एज वेल एज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फैमिली ऑल्सो। नेक्स्ट हम डेयरिंग देखते हैं। डेयरिंग मतलब क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेयरी वाले जो एनिमल्स हैं उनको रख कर उनसे मिल्क निकालना या फिर उनके प्रोडक्ट्स को बनाना। डेयरिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरिंग ऐसा ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें एनिमल्स को ब्रीड, रेज कराया जाता है। रेज मतलब उनको उनका ख्याल रखा जाता है, उनको बढ़ाया जाता है ताकि हम उनसे वो जो डेयरी एनिमल्स हैं उनसे हम मिल्क निकाल सकें और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनसे पाए जा सकते हैं। मतलब मिल्क के हेल्प से हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बना सकें। डेयरी जो है एक बिज़नेस है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज वेल एज मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इंडियन डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 3 डिकेड से मतलब लास्ट 30 ईयर्स से वो बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, जब से ऑपरेशन फ्लड जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, इंडिया जो है फर्स्ट है मिल्क के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 17 मिलियन टन्स था 1950-51 में। वो रेज होकर 102.6 मिलियन टन हो गया 2006-07 में और उसके बाद वो और बढ़ गया 165.4 मिलियन टन्स 2016-17 में। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन फ्लड, जिसको वाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। वो स्टार्ट हुआ कब, वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उसको स्टार्ट किया 1970 में, जिसमें एक्सपर्ट कौन थे, चेयरमैन कौन था, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो उसके उस समय चेयरमैन था। इस प्रोग्राम का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑल द फार्मर्स पुल देयर मिल्क प्रोड्यूस, इसमें क्या करें, सारे फार्मर्स जो है अपना अपना जो भी मिल्क का प्रोडक्शन है उसको सबको साथ में कर उसको डिफरेंट ग्रेड्स में बांट कर उसको क्या करें, मार्केट मतलब उसको बेचें, अर्बन सेंटर्स में बेचें, कोऑपरेटिव्स करके, कोऑपरेटिव्स मतलब मिलजुल कर। इससे क्या होगा, फार्मर्स को एक बेटर प्राइस भी मिल पाएगी और हायर इनकम भी मिल पाएगी। गुजरात जो स्टेट है उन्होंने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया और उनकी सक्सेस स्टोरी भी है और उनकी सक्सेस स्टोरी को से इंस्पायर होकर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में मिल्क का कोऑपरेटिव तरीके से सेलिंग भी हुई, ठीक है, जिसका मेन एग्जांपल जो है गुजरात में कौन सा है, तो वो है अमूल। गुजरात की जो अमूल कंपनी है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली एक कोऑपरेटिव ही है। Meat, egg, wool and other byproducts are also emerging as important productive sectors for diversification. Meat, egg, wool या और भी जो बाय प्रोडक्ट्स हमको मिल्क से मिलते हैं या जो भी बाय प्रोडक्ट्स हमको एनिमल से मिलते हैं वो भी एक प्रोडक्टिव सेक्टर है हमारे डाइवर्सिफिकेशन को, मतलब डाइवर्सिफाई करना है, अगर हमें बढ़ाना है तो ये चीज़ें जो है वो भी हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल है।